हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीकेजीएस एकेडमी में। साथियों, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम का आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को सेंटर पता भी चल गया होगा कि हमारा सेंटर कहाँ दिया हुआ है। और एग्जाम 2 दिन होता होगा, तो 3 पेपर में होता है, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि जो जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है, जिसमें साइंस जो पूछा जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो साइंस से रिलेटेड होगा, जिसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए हैं या जितने भी बीपीएससी एग्जाम लेता है उसमें पूछा गया है, या उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बेसिस पे हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पूरा रिवीजन। अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तब भी आपको बेनिफिट करेगा, अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आपको ये वीडियो जो होगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना कोई देरी के साथ। आज का हम लोग क्लास पढ़ेंगे, जिसमें देखिए, इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी का, ठीक है। तो बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड होगा। और अगर ये बना लेते हैं, आप पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद कोई भी बुक उठाकर, आप इतना है कि कोई भी आप बुक उठाकर जाइएगा, बनाइएगा, तो 90% के आसपास आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं। 100% की गारंटी कोई नहीं देता है, 100% तो कीटाणु भी नहीं मरते हैं, तो ये भी तो जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर स्टार्ट जो होगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको सबसे पहले बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी है क्या, तो बायोलॉजी होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला बायोस और दूसरा लोगस, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला बायोस और दूसरा लोगस। बायोस का मतलब होता है जीव या लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी जीवों के जीवन के स्टडी, जिसको बोले जीवन का के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 2 शब्दों से बना हुआ, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान है, ठीक है। जब हम जीवन का अध्ययन कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे कि ये जीव विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए साथियों, जानते हैं जीव जंतुओं के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि पादप, कोई भी पेड़ पौधे के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पेड़ पौधे का अध्ययन को हम बोलते हैं बॉटनी, या उसको वनस्पति विज्ञान भी बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जीव विज्ञान शब्द का अगर हम सबसे बात करें तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो उसने सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवनियस ने किया था। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। और अरस्तु को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी किनको बोला जाता है, तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल को बोला जाता है। यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं। ये था इंट्रो, आपका बायोलॉजी का सिंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे, बहुत सारे क्लास आपको मिला होगा जो उसमें आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा। अब आते हैं मेन चीजों पे, ठीक है। साथियों, आपको पता होगा कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, उसके बारे में आप लोग डिटेल में जानते होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि सजीव और निर्जीव के बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, वैसा फीचर बताइए जो क्या हो, सजीव को निर्जीव से अलग करता हो, ठीक है। तो सजीव को निर्जीव से अलग करने वाले कुछ फीचर की अगर हम बात करें, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक समान लक्षण की बात करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला अगर हम बात करें कि सभी जीव विभिन्नताओं के बावजूद कुछ विशेषताएं और सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग किया जाता है। यानी निर्जीव वस्तु से अलग करने के लिए उनको क्या करना होगा, कुछ विशेष उसमें गुण पाया जाएगा जो निर्जीव में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है जीवों के सामान्य लक्षण जो होगा निम्नानुसार देखते हैं। सबसे पहले है, इसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, देखिए, बहुत सारे जीव हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे जीव हैं जो 2 से अधिक सेलों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक सेल से बने हुए जीव को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, और 2 से अधिक जीवों सेल से, कोशिका से मिलकर बने हुए जीव को हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो वही कह रहा है कि कुछ जीव को छोड़कर सभी जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है तथा बहुत सी कोशिकाओं से भी बने होते हैं, ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक सेल से भी बना हो सकता है और बहुत कोशिकाओं से भी मिलकर बना हो सकता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाता है वायरस। आपको कहिएगा कि वायरस सर क्या है, तो वायरस जो होता है वो ना ही उसमें कोई कोशिका पाया जाता है, मतलब अकोशीय होता है, मतलब उसमें कोई कोशिका नहीं पाया जाता है। अब कहिएगा कि इसको लिविंग कब रखेंगे, डेड कब मानेंगे। डेड कब मानते हैं, लिविंग कब मानते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। जब कोई किसी भी होस्ट सेल पे, मतलब अगर वायरस किसी को इन्फेक्ट किया है तब उसको हम लिविंग मानेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ही वायरस क्या है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, जब निर्जीव चीजों के साथ में रहेगा तो उसको हम नॉन लिविंग मानेंगे, ठीक है। अगर कोई सजीव के संपर्क में आएगा तभी उसको क्या मानेंगे, लिविंग मानेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं उपापचयी क्रिया, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, ये सजीव का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो कह रहा है कि जीवधारियों के शरीर में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती है जिन्हें हम उपापचयी क्रिया कहते हैं, ठीक है। इनमें कुछ क्रियाएं जो रचनात्मक होती है, रचनात्मक मतलब वो क्या करेगी, प्रोडक्शन कराएगी, यानी वो हमारे शरीर में एनर्जी बनाएगी। लेकिन कुछ क्या होता है जो विनाशात्मक होता है, जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी। और वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करता है, एनर्जी का ह्रास, यानी विनाश जब होता है मतलब एनर्जी का क्या करेगी, ह्रास करेगी, कमी, एनर्जी का खपत करेगी। चलिए देखते हैं, तो वही कह रहा है जिसे जीव द्रव्य बनता है तथा ऊर्जा संचित होती है, स्टोर होती है। ये कब होगा, जब एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक एक्टिविटीज होगा। और जब कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तब क्या होगा, उसमें जीव द्रव्य का ह्रास होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वहां से क्या हो जाएगा, ऊर्जा जो होगा वो मुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट फीचर है वृद्धि यानी ग्रोथ। कोई भी देखिएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग का बात करते हैं, तो नॉन लिविंग में क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसमें भी होगा तो थोड़ा सा होगा, जैसे स्पॉन्ज को बोलिएगा कि सर उसमें तो ग्रोथ होता है लेकिन वो क्या है, वो पीरियोडिकली नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होता है। जो भी जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसमें इरिवर्सिबल ग्रोथ होता है, मतलब एक कर्मानुसार ग्रोथ होते जाता है, यानी वृद्धि होते जाता है। ये नहीं कि कल 6 फीट के थे आज 5 फीट के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है आकार, शेप का अगर हम बात करें तो हर एक जीव एक निश्चित आकार का होता है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आ जाता है, यूकैरियोटिक में हम लोग भी आएंगे, यानी जितने भी एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है मूवमेंट का रहा है कि सभी जीव जो होते हैं वो प्रचलन या गति का गुण पाया जाता है, यानी जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, सारे मूवमेंट करते हैं। प्लांट क्या करता है, अपने ब्रांचेस के द्वारा मूवमेंट करता है, अपने पत्तियों के द्वारा मूवमेंट करता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर के द्वारा लोकोमोशन करते हैं, यानी एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वृद्धि का अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा से क्या हुआ, थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ, चलने लायक हो गया, चलने के बाद फिर वो स्कूल जाने लगा, ठीक है। स्कूल जाने के बाद क्रिकेट खेलने लायक हो गया, ठीक है। और क्रिकेट खेलने के बाद फिर वो एडल्ट एज यानी टीनेजर स्टेज में जाएगा, फिर एडल्ट होगा, एडल्ट के बाद फिर क्या होगा कि वो एडल्ट होने के बाद शादी ब्याह हुआ, फिर वो बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा होने के बाद फिर वो डेथ के गए। ये क्रम जो चलता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, यानी जहां से बच्चा जन्म लिया है उसके बाद मरने तक के जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है, या लाइफ स्पान। जितना दिन वो जीवित रहा उसको बोलेंगे लाइफ स्पान, यानी उसको जीवन अवधि बोला जाता है, जितना दिन वो जीवित रहा। अगर कोई धरती पे वो 6 महीना जीवित था तो 6 महीना ही उसका लाइफ स्पान होगा। अगर कोई इंसान जो है वो 100 साल जीवित रह गया तो उसका लाइफ स्पान जो होगा वो कितना साल का हो जाएगा, 100 साल का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उद्दीपनशीलता, ठीक है। उद्दीपनशीलता में अगर हम बात करें तो प्रत्येक जीवधारी में वातावरण के संपन्न होने वाले भौतिक एवं रासायनिक उद्दीपनों का ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उद्दीपनशीलता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्वसन यानी प्रत्येक जीव जो होता है वो सांस लेता है, सांस छोड़े यानी ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो वो सारा प्रक्रिया उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब उसके शरीर में ऊर्जा, फूड का ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, भोजन का
ब्रेक होगा, टूटेगा, टूट के उसमें से क्या हो जाएगा, ऊर्जा मुक्त होगा। और जब ऊर्जा मुक्त होता है तो वो क्या कर, जैविक क्रियाओं को करता है, एनर्जी मिलता है तो वो जैविक क्रियाओं को करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का अगर हम बात करें तो प्रत्येक जीवधारी जो होता है, जैसे आप अभी जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो यहाँ से प्लेन एरिया से क्या कर रहे हैं, माउंटेन एरियाज में जा रहे हैं, तो वहां पे ठंडा पड़ रहा है, तो वहां पे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप प्लेन एरिया में गर्मी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप अगर अडेप्ट कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन। ठीक है, अगर आप टेम्पररी जम्मू कश्मीर गए हैं और वहां से आए हुए हैं तो उसको बोलते हैं एक्लोनाइजेशन या उसको बोलते हैं पर्या अनुकूलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें फलस्वरूप वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालता है। ठीक है, ठंडा पड़ता है तो ठंडे के अनुसार, गर्मी पड़ेगा तो गर्मी के अनुसार, और बरसात होगा तो बरसात के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजनन। प्रजनन का अगर हम बात करें तो कोई भी जीव अपने जैसे वंश को यानी अपने वंश को बढ़ाने के लिए प्रजनन करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है प्रत्येक जीवधारी प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने समान जीव उत्पन्न करता है, यानी वो अपने समान क्या करेगा, जीव उत्पन्न करेगा, तो वो क्या है, प्रजनन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोषण। देखिए कोई भी जीव काम करता है या कोई भी काम करे, उसको क्या भोजन की जरूरत होता है। जब उसको भोजन करेगा तभी भोजन से ही उसको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको कहां से मिलेगा, भोजन से ही मिलता है। तो वही कह रहा है प्रत्येक जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण के फलस्वरूप निर्मित ऊर्जा जो होता है वो प्रयोग विभिन्न कार्यों में करता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर चलना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ता है, कोई काम करना है तब भी क्या आपको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो वो सारा एनर्जी हमको मिल कहां से रहा है, वो ऊर्जा मिल कहां से रहा है, तो वो ऊर्जा हमको मिल रहा है किससे, पोषण से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम बात करें जीवन चक्र जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित जीवन चक्र का पालन करता है, और जीवन चक्र में जन्म क्या होगा, अभी जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु इत्यादि क्रिया क्रमबद्ध ढंग से होती है। ठीक है, ये सारा एक दूसरे से क्या होता है, सीक्वेंसेस होता है, एक सीक्वेंस में दूसरे सीक्वेंस में क्या रहता है, पूरे चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डेथ, लास्ट पार्ट है ये, क्या ये भी सजीव का पार्ट होता है, सजीव में ही पाया जाता है। कह रहा है कि मृत्यु जो है प्रत्येक जीवधारी की एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसकी समस्त जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, यानी जितने भी उसके अंदर जैविक क्रियाएं हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब बंद होने के बाद तथा जीवधारी निर्जीव हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे कि वो निर्जीव हो गया। ठीक है, अब आते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एईडीयू में खास करके बीपीएससी जितना भी एग्जाम लेता है उसमें सारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए साथियों देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जो ब्रांचेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किसमें किसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्गीकी किसको बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में अगर हम बात करें तो जीवन को खोजने, पहचानने और उसका नामकरण करने, यानी किसी का हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं स्टडी के, उसके स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। यानी इसमें क्या करेंगे, जीवों को खोजेंगे, पहचानेंगे और उसका नामकरण करेंगे, उसके गुणों के विशेषता के आधार पर हम उसका क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जैसे बताया गया होगा कि प्लांट को, एल्गी को कौन सा पौधा एल्गी में रखेंगे, कौन सा पौधा फंजाई होता है, कौन सा पौधा आपको ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, कौन सा एनिमल का अगर हम बात करें तो किसको हम लोग एम्फीबियंस में रखेंगे, किसको हम मोलस्का में रखेंगे। तो ये चीज समूह में उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको समूह में रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अकार्की, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का अगर हम बात करें तो जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर का स्ट्रक्चर जो जीव का स्वरूप है, फॉर्म्स है, और उसके बाह्य आकार जो एक्सटर्नल फीचर है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं,
मॉर्फोलॉजी, उसमें जो अध्ययन करते हैं उसको अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी कह रहा है कि इनमें जंतुओं और पौधों के आंतरिक संरचनाओं, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में क्या था, बाहरी संरचनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन यहाँ किसका, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसको बोला जाता है शारीरिक या एनाटॉमी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जिसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के ऊतकों के बारे में यानी टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि इनमें जो भी जैसे जैविक क्रिया जो भी होते वाला, जैसे श्वसन होने वाला है, और प्लांट का अगर हम बात करें तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके अलावा हम बात करें मिनरल एंड न्यूट्रिशन होता है, उस मिनरल एंड न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सारी प्रक्रिया हम किसमें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। यानी इसमें क्या पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इसमें हम लोग कोशिका के संरचना और उसके साथ साथ उसके डिवीजन के बारे में, उसके कार्य और प्रजनन और जीवन चक्रण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं, या कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई जीव के भौतिक गुणों की अगर बात करें तो उसके बारे में हम बोलेंगे कि ये क्या है, फिजियोलॉजी है। ठीक है। जीव रसायन का अगर हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री, तो जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवित कोशिकाओं के अंदर उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया और उपापचयी क्रिया में उनके योगदान का अध्ययन किया करते हैं। ठीक है। ये कहाँ होगा, बायोकेमिस्ट्री में। यानी जो भी रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में या कोई जीव में हो रहा है तो उसकी अध्ययन हम किस में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, तो अनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। जैसे अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, उसके साथ साथ प्रोटीन के बारे में हम अध्ययन कहाँ करेंगे, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करेंगे। ठीक है। भ्रूण विज्ञान का अगर हम बात करें, एम्ब्रियोलॉजी का बात करें, तो इसमें हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो से रिलेटेड, एम्ब्रियो के अध्ययन, यानी जिसमें क्या हो जाए, गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, युग्मक जनन का बात कर रहे हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का बात करेंगे, और जाइगोट का फॉर्मेशन, उसके साथ साथ एम्ब्रियो की रचना का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। यानी एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम बात करें तो जितने भी प्रक्रिया होता है जो रिप्रोडक्शन में होने वाला है, जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम बात करें जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट्स क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, तो ये सारा प्रक्रिया जो होता है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, तो उसके बारे में जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे, तो अनुवांशिक चीजों, अनुवांशिकता और समानता का, विभिन्नता और समानता और अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो क्या थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक है। पारिस्थितिकी का अगर का हम बात करें, इकोलॉजी का, तो वह शाखा जिसमें जीवों के आपसी और जो जीव जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहा है और इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, उसी को के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीवाश्मिकी, जिसको पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्म का अगर फॉसिल्स का अध्ययन इसमें किया जाता है, जितने भी जीवाश्म है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्मिकी भी बोलेंगे। अगर पादप का अध्ययन करते हैं तो पैलेंटोबॉटनी भी बोलेंगे, और अगर हम जीव का अध्ययन करते हैं तो पैलियोजोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। जीव, अगर जीव का जीवाश्म है तो उसको पैलियोजोलॉजी बोलेंगे, अगर पौधे का जीवाश्म है तो उसको बोलेंगे पैलेंटोबॉटनी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव विज्ञान की। अगर मानव विज्ञान, जिसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, जिसके बारे में अगर हम मानव के उद्गम और विकास से संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। यानी अगर जो मानव है, मानव के विकास जो हो रहा है, विकास और उद्भव जो हो रहा है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। अंतरिक्ष जीव विज्ञान यानी जिसको हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में जीवन की संभावनाओं के अतिरिक्त का अध्ययन किया जाता है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी के अलावा जो भी जीव अलग अलग ग्रह पे हैं तो उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं,
तो उनका अध्ययन हम अंतरिक्ष जीव विज्ञान में के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूजनिकी, जिसको यूजेनिक्स बोला जाता है। इसके अंतर्गत अनुवांशिकता के आधार पर मानव जाति का श्रेष्ठ बनाए जाने वाली विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन, जिसको बोलते हैं एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर आपके बारे में सब कोई जानता होगा कि एपी कल्चर में यानी हम क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी का पालन, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। चलिए, एपी कल्चर क्या होता है तो इसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें मधुमक्खियों का पालन से संबंधित विभिन्न तथ्य का अध्ययन करते हैं, यानी मधुमक्खी को कैसे रखा जाता है, कैसे उसको पालना है, कहाँ रखना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। और ये क्या देता है तो हनी देता है। हनी का काम क्या, हनी इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, हनी बनता है, यानी मधु शहद बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान, जिसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इसके अंतर्गत सिल्क पैदा करने वाले कीड़ों का और पालने तथा उनसे रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे है पीसी कल्चर। इसमें हम लोग किसके बारे में, मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, यानी मछली पालन का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मत्स्य पालन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस। इसके बारे में तो आप लोग बहुत जानते हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोई भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेंसिक साइंस का फॉरेंसिक टीम आती है, वो क्या करती है, वहां से सैंपल इकट्ठा करती है, और वो सैंपल में ब्लड सैंपल हो सकता है और उसके साथ साथ डीएनए और आरएनए के बारे में पता करते हैं, जिससे डीएनए आरएनए या फिंगरप्रिंट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये डिटेक्ट, फॉरेंसिक टीम जो होती है वो ये डिटेक्ट कर पाती है कि कौन सा कल्प्रिट है, यानी कौन सा दोषी है और कौन निर्दोष है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, दूध उत्पादन यानी डेयरी साइंस का अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत दूध उत्पादन की विधि तथा उससे बढ़ावा देने के तरीके का अध्ययन करते हैं। कुक्कुट यानी पोल्ट्री साइंस का अगर हम बात करें, जिसमें मुर्गी हो गया, हंस हो गया, बत्तख हो गया, इसके पालन पोषण और उसे सुधारे इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें वन विज्ञान का, देखिए ये थोड़ा सा ही है, इसको हम लोग एक लाइन में भी याद कर सकते हैं, ताकि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में वन रोपण के विधियां और उसके रख रखाव के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम पढ़ेंगे किसमें, फॉरेस्ट्री में। ठीक है, पशु विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें, वेटनरी साइंस, तो इसके अंतर्गत हम पालतू पशु का रख रखाव तथा उसके स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इसमें जीव का उद्गम और उसके साथ साथ विकास का भी अध्ययन किया जाता है। और है पुष्प विज्ञान, जिसको एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, जिसमें पुष्प का अध्ययन करेंगे, यानी पुष्पों के बारे में अध्ययन, उसके गुणों के बारे में अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। पक्षी के अगर बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ऑर्निथोलॉजी। मत्स्य का अगर हम बात करें, मछलियों का अध्ययन कर रहे हैं तो इक्थियोलॉजी, और फल का अध्ययन कर रहे हैं तो पोमोलॉजी बोलते हैं। अगर हम किसी दवाई से संबंधित या दवाई के बनाने के तरीकों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, अगर वृक्ष का संवर्धन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आर्वी कल्चर। और उद्यान के विज्ञान का अगर हम बात करते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और उद्यान का, इसमें उद्यानों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो गार्डन बनता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की कृषि का अगर हम बात करें तो ऑर्ली कल्चर जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना और उसके कार्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, किसमें, कार्डियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हेमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग खून यानी ब्लड और उसके साथ साथ उसकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसका जो कार्य होता है, ब्लड का जो कार्य होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की संरचना और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और लास्ट का है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स जिसको जंतु के शरीर के शीत यानी ठंड के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। लास्ट का एक याद रखिएगा, इम्यूनोलॉजी, जो जंतुओं के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, जो रेजिस्टेंस पावर होता है उसका अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। यानी आपका इम्यूनिटी कैसा है उसके बारे में अध्ययन किसमें, इम्यूनोलॉजी में हम करते हैं। ठीक है, ये साथियों था साइंस का कुछ शाखाएं, यानी विज्ञान के, जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं जिसके बारे में आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। रीजन ये है कि ये क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछा जाता है और उससे आपका 1 नंबर को आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको पता है
तो आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज अब हम शुरू करते हैं फ्रेश चैप्टर सेल बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, पानी पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी के शरीर में एक या अनेक छोटी संरचनाओं से निर्मित, जिन्हें हम कोशिका या सेल कहते हैं, और कोशिका जीवधारी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। देखिए, घर बनाते हुए अगर घर आप बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको ईंट का जरूरत पड़ता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाता है। तो स्मॉल यूनिट क्या करे, घर बनाने, यानी बहुत सारा ईंट मिलके एक दीवार बना लिया, दीवार से क्या हुआ, छत बना, छत 4-5 दीवार का समूह बन गया, 4-5 दीवार का समूह बना के क्या होगा, छत ऊपर से दे दिए तो वो एक घर बन गया। ठीक है, वैसे ही शरीर की संरचना करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, सेल की जरूरत पड़ती है, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, और उत्तक, ग्रुप ऑफ उत्तक जो होता है वो बनाता है क्या, अंग का निर्माण करता है। और अंग जो होते हैं, ग्रुप ऑफ अंग्स जो होते हैं, अंगों का समूह जो होता है, अंग तंत्र कहलाता है, और अंग तंत्र ही क्या बनाता है, शरीर के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किस पे किया थे, कॉर्क पे। कॉर्क जो पेड़ का छाल है, एक तरह से कॉर्क जिसको बोलते हैं, वो पेड़ का छाल है। और इन्होंने मृत कोशिका का डिस्कवरी किया था। किसका किया था, मृत कोशिका, यानी जो मरी हुई कोशिका थी उसका इन्होंने खोज किया था। चलिए तो देखते हैं। रॉबर्ट हुक इन 1665 कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन करने पर के आधार पर इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ दिखाई दिए, छोटे छोटे रूम जैसे दिखाई दिए। और इन रूम कोष्ठ को इन्होंने क्या बोला, लिटिल रूम, यानी अगर इन्होंने बोला सेल, तो सेल अगर हम बात करें तो सेल लैटिन वर्ड है, सेलुलर जिसको बोलते हैं, सेलुलर का वर्ड लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, यानी छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, किस बुक में इनका अध्ययन, रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक कौन सा, माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी पूछता है कभी कभी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका निर्जीव थी। ठीक है, क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट हो सकता है, तो वो क्या कर रहा है, कौन सी कोशिका थी, निर्जीव थी। ठीक है, इसके बाद है 1674 में कौन, लेवेनहॉक, एवी लेवेनहॉक, एंटोन वॉन लेवेनहॉक इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपने द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप था उसके द्वारा इन्होंने जीवित कोशिका का डिस्कवरी किया। किसका, जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो एवी लेवेनहॉक ने। ठीक है, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म नामक, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे ने किया। ठीक है, जीव द्रव्य का अगर हम बात करें तो 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वो 2 भागों में बांटते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म जो अंदर क्या लिक्विड फील्ड रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और अगर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, तो उस न्यूक्लियस का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, यानी न्यूक्लियस का अगर हम बात करें, सर्वप्रथम केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, जीव द्रव्य का अगर हम बात करें तो लगभग 80% भाग जो होता है वो जल होता है। यानी कोई बोले कि जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 99% भाग जो होता है वो 4 तत्व से मिलकर बना होता है। कौन सा, कार्बन, उसके साथ साथ और क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये 4 तत्व मिलकर ही 99% भाग जो होता है प्रोटोप्लाज्म का, ये 4 ही तत्व से बने होते हैं। ठीक है, ये आपका जीव द्रव्य। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी का। ठीक है, सेल थ्योरी में के पहले इंट्रो में अगर हम आप याद रखिएगा तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसका, डेड सेल का। ठीक है, उसके बाद आए एंटोन वॉन लेवेनहॉक जिन्होंने लाइव सेल यानी लिविंग जीवित कोशिका का डिस्कवरी किया। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद आए पुरकिंजे जिन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म के बारे में।
ठीक है, यानी जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं किसके बारे में, कोशिका सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको वो सारा चीज मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में, तो अगर आप ज्यादा दिन भी नहीं है तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में भी तैयारी कर सकते हैं। कोशिका सिद्धांत का अगर हम बात करें, सेल थ्योरी, इन्होंने ये बोला कि जितने भी सेल प्लांट और एनिमल सेल हैं वो कोशिका, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने अब क्या कहा कि सभी जीव के शरीर अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी सेल्स अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिका जीवों के शरीर में कार्य करने की मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधित क्रियाओं के कोशिकाओं में संपन्न होती है। ठीक है, ये किसने बोला था, ये बोले थे, ये किसने बोला था, याद रखिएगा, सेल्डन एंड स्वान ने। ठीक है, ये सेल थ्योरी हो गया। अब आता है कि इन्होंने क्या नहीं बता पाए, तो इन्होंने ये नहीं बताया पाया कि आखिर में सेल का उत्पत्ति हुआ कहां से था। जो भी सेल है, सेल जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो उनके लिए क्या रुडोल्फ विर्चो है, जिन्होंने बताया कि जितने भी कोशिकाएं वो पूर्ववर्ती कोशिका यानी जो प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो कोशिका है उसी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उन्होंने एक टर्म दिया ओमिनस सेलुला एसेलुला। ठीक है, ये डायरेक्ट कुछ भी जाता है कि ये टर्म किसने दिया था, तो ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, कोशिका के प्रकार का अगर हम बात करें तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर हम बात करें कोशिका की आकृति और आकार, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कितने टाइप के कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होता है, पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम बात करें तो जो सेल प्रो का सीधे याद रखिएगा, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी जो क्या हो पहले ही बना हुआ है, तो इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी पूरी तरह से डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है उसमें एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो होता है उसमें एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आकृति, कोशिका की आकृति और आकार की बात करते हैं तो ये बेलनाकार होगा, अंडाकार होगा, गोलाकार होगा और आयताकार और बहुभुजी भी होता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का अगर हम बात करें, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका का अगर हम बात करें तो वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो सबसे लंबी जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है, जिसको न्यूरॉन नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी होती है। और हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी का लंबाई जो होता है वो कितना होता है, 6 to 8 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, अब साथियों हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो कह रहा है कि प्रमुख कोशिकांग एवं अन्य भाग, मेन सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर पार्ट्स। तो एक सेल का अगर हम बात करें, जैसे एनिमल सेल का बात है और यहाँ पे प्लांट सेल है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी जान लीजिए। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस इसमें भी प्रेजेंट रहेगा, दोनों में पाया जाएगा। इसमें पर ऑक्सीजोम पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, नहीं है। ठीक है, इसमें क्या सेल वाल पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि वो सेल डिवीजन में मदद करता है, यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसका दो टाइप होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, गोल्जी एपरेटस इसमें भी पाया जाता है और गोल्जी एपरेटस इसमें भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी साइटोस्केलेटन पाया जाता है। वैक्यूल इसमें बड़े होते हैं, इसमें वैक्यूल छोटा छोटा होता है। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मेजर डिफरेंस अगर कोई याद रखिएगा तो क्या याद रखिएगा, सेल वाल जो होता है वो प्लांट टिश्यू में पाया जाता है, एनिमल टिश्यू में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट टिश्यू में नहीं पाया जाता है और एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। अब ये भी याद रखें, कुछ बैक्टीरियल सेल में भी सेंट्रियोल जो होता है वो पाया जाता है।
उसके अलावा आप याद रखिएगा लार्ज वैक्यूल जो होता है वो प्लांट टिश्यू में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें डिक्टियोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। तो ये उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। कह रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली का, तो कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली का काम होता है जो ये कहाँ पाया जाएगा, तो फर्स्ट लेयर होता है। अगर एनिमल सेल का बात करें और प्लांट सेल का बात करेंगे तो सेकंड लेयर होता है। कितना, कौन सा लेयर होता है? सेकंड लेयर होता है। यानी कोशिका की एक पतली अर्धपरागम, यानी अर्धपरागम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की आकृति निश्चित बनाए रखती है। क्या करती है? तो कोशिका की आकृति को क्या करती है? निश्चित बनाए रखती है तथा बाहरी आघातों से रक्षा करती है। यानी जो बाहर से आघात होने वाला है, जो भी उस पर अटैक होता है, उससे रक्षा करने का काम कोशिका झिल्ली करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। मतलब एक तरह से ये गार्ड का काम करता है कि अंदर कौन जा सकता है और बाहर कौन आ सकता है। उसको एक तरह से सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल इन द सेंस ये कह सकते हैं कि ये उन्हीं चीजों को अंदर अलाउ करेगा जो जरूरत के हो, और उन्हीं चीजों को बाहर जाने देगा जो वेस्ट हो, जैसे जो जरूरत के लायक ना हो, ठीक है। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो 40 से 60% होता है। सिंगर और निकोलसन के अनुसार कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती है, यानी लिपिड बाइलेयर होता है, और इसमें एक बीच में जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। जैसे सैंडविच में 2 ऊपर से क्या बर्न लगा जाता है, जो जैसे पाव रोटी बोलते हैं, दोनों साइड से लगा दिए और बीच में क्या सब्जी उब्जी भर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? सैंडविच। वैसे ही इसमें दिखता है, ठीक है। बीच में क्या कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली, और एक चीज याद रखिएगा, सिंगल निकोलसन सबसे पहले, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड, अगर सेल थ्योरी, सेल झिल्ली, कोशिका झिल्ली की बात करें तो सब थ्योरी कौन एक्सेप्टेड है? तो वो है फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी। कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और उसके साथ साथ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यानी कोशिका झिल्ली का अगर बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ये प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली का अगर बाह्यतम आवरण जो होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है, यानी कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। यह केवल किस में पाया जाएगा? तो पादप में पाया जाएगा, अभी बताया। प्लांट्स में पाया जाएगा, उसके साथ साथ कवक में पाया जाएगा, फंगस में, फंजाई में पाया जाएगा, उसके साथ साथ क्या बैक्टीरियल में बैक्टीरिया में पाया जाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन सब में पाया जाएगा, लेकिन सेल जो वाल होता है वो सिर्फ इन्हीं जीवों में पाया जाता है। किसमें किसमें? प्लांट में, कवक में, उसके साथ साथ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें पादप का तो वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है, यानी प्लांट्स में सेलुलोज का बना हुआ सेल वाल होगा, लेकिन जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसके बना हुआ? पेप्टिडोग्लाइकन का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। किससे बना हुआ है? डायरेक्ट पूछ देता है कि पादप के जो सेल वाल हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, और जीवाणु का जो कोशिका होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है। अगर हम बात करें कवक का किससे बना हुआ रहता है, तो कवक का बना हुआ है काइटिन का, यानी फंगस का जो होता है वो काइटिन का बना हुआ सेल वाल होता है, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। कोशिकाओं के अगर निश्चित आकार, ये काम क्या करता है? तो ये कोशिकाओं के निश्चित आकार और उसके दृढ़ता को बनाए रखता है, यानी उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वाल का बस इतना है। सेल वाल में आपको जितना क्वेश्चन सेल वाल से पूछा जाएगा इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं। तो कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों के रेखित पेशीय में सर्वप्रथम किसने माइटोकॉन्ड्रिया खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कॉलिकर ने, ठीक है। अगर हम बात करें अल्टमैन का, तो अल्टमैन आए तो उन्होंने क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया किसमें? और उल्लेख करके, लेकिन इन्होंने नाम दे दिया, नाम अलग दिए थे। क्या नाम अलग दे दिए थे? तो इन्होंने बोल दिया कि ये बायोप्लास्ट है, ठीक है। तो अल्टमैन ने क्या बोला था? इनको इसका नाम क्या रख दिए थे? बायोप्लास्ट, ठीक है। फिर सी वेंडा जो होता है, सी वेंडा आए, उन्होंने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस दिया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो कौन दिए थे? सी वेंडा, ठीक है।
इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीवों, पादप हो या जंतु, ये सारे में पाया जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जीव है जिसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो कौन सा जीव है, वो जीवाणु है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अलावा नील हरित शैवाल जिसको ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, जिसको BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, इनको दोनों को छोड़ के बाकी सारे में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में क्या होता है, श्वसन स्थल होता है। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सेंटर आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां भी सेंटर होता है वहां पे भोजन का पाचन जो होगा, भोजन का पाचन होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन यानी ऊर्जा वहां से उत्पादन होगा। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन होगा, इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी ऊर्जा गृह। कोशिका का क्या है, ऊर्जा गृह कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। श्वसन अधिकतम क्या होगा, तो एटीपी बनेगा। एटीपी जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है एनर्जी करेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब क्रैब साइकिल इसमें कह रहा है कि अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद में क्या होगा, क्रैब साइकिल है। और यह चक्र सबसे ज्यादा किससे एटीपी बनता है, क्रैब साइकिल से। ठीक है, अब कह रहा है कि यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रैब साइकिल कहाँ संपन्न होता है, तो मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, जिसकी खोज किसने किया था, हैंस क्रैब्स ने। किसने, हैंस क्रैब्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देता है, सॉसेज आकार का। आकार कैसा होता है, तो सॉसेज आकार का, यानी तस्तरी शेप का दिखाई देता है, और जिसका व्यास लगभग 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का और 2 to 8 माइक्रोमीटर का क्या होता है, इसकी लंबाई होती है। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 से 8 माइक्रोमीटर का लंबा होगा, और 0 से 1 माइक्रोमीटर का क्या होगा, वो व्यास का होगा, यानी गोलाई होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा केंद्रक में और हरित लवक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। यानी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि केंद्रक न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है, उसके साथ साथ हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। तो ये 3 पॉइंट आपका यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि किसके किसके पास डीएनए, अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, तो वो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़े, मन से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, लास्ट तक पढ़िएगा, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो छूट ना जाए, छूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट F1 कर्ण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। F1 सेंटर जो होता है सबसे ज्यादा वो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में, तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा, 70S राइबोसोम। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे फोटो है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, डबल लेयर का होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स है, यहीं पे क्या होता है, क्रैब साइकिल होता है, ये यहीं पे क्या होता है, क्रैब साइकिल होगा। इसके अलावा ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये सिस्टर्नी हो गया, और ये यहाँ खुद का डीएनए होता है, और खुद का इसके पास क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा होता है, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, कौन सा राइबोसोम होता है साथियों, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं ER। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम ER बोलते हैं। कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सबसे पहले KR पॉटर ने किया था। KR कौन सी इसने किया था, KR पॉटर ने। ठीक है, कब किए थे, 1945 में। ठीक है, आजादी कब मिली, 1947 में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि यह एक ओर से केंद्रक झिल्ली और दूसरी ओर से क्या, कोशिका कला से संबंध होती है। ठीक है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्राय सबसे बड़ी झिल्ली होती है। यानी अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी झिल्ली जो है वो कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम बात करें तो इसमें राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। राइबोसोम जहां प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करेंगे तो वहां पे फैट का सिंथेसिस होता है, यानी वहां पे वसा का सिंथेसिस होता है। तो वही वो कह रहा है
कि राइबोसोम स्थित होते हैं जहां प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। और अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें क्या होगा? राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो ये लिपिड और उसके साथ साथ एस्टेरॉल का संश्लेषण में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, मुख्य काम क्या क्या है, कार्य इसका क्या है? तो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के लिए क्या करता है? निर्माणकारी प्रोटीन और वसाओं का संचरण यानी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उसके साथ साथ निराविष्करण होता है जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, और उसके साथ साथ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इसका फंक्शन याद रखिएगा। पहला, वसाओं का संचरण एंड ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ ये क्या करेगा? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है। ये रहा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनवेलप। और न्यूक्लियस इनवेलप से ये जुड़ा हुआ है क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जितने ब्लू वाले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम है। और जब राइबोसोम प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं RER यानी रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर जहां पे क्या हो, राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं SER या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आप लोग यहाँ समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम। अब राइबोसोम बहुत सुन लिए, राइबोसोम होता क्या उसके बारे में जानते हैं। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज फैराडे ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा और उन्होंने कर्णिकामय जो राइबोसोम के जंतु का नाम कोशिका सर्वप्रथम इन्होंने देखा था। ठीक है, अब राइबोसोम का बात करें तो राइबोसोम में क्या क्या प्रेजेंट है? राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम जो होता है राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं RNA, तथा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के समान भाग में पाए जाते हैं। दोनों पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्रिया के लिए स्थान के होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन उत्पादन स्थल बोलते हैं। और जब प्रोटीन उत्पादन स्थल यानी इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को हम बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो जीव द्रव्य कला विहीन होता है, यानी नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल था। ठीक है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आकार और अवसादन का अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है? सेडबर्ग यूनिट। और सेडबर्ग यूनिट ही क्या होता है? S से डिनोट किया जाता है। तो S यही जो होता है वो अलग अलग जगह पे, जैसे प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है 70S राइबोसोम बैक्टीरियल सेल, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय कई राइबोसोम जो होता है mRNA के ऊपर एकत्र होने लगते हैं। राइबोसोम जो होगा mRNA के ऊपर एकत्र होने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हर एक पॉइंट आपके पूरी तरह से एनालिसिस करके, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके, क्योंकि क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी जब पढ़ा हुआ रहेगा तो आप जब उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका आसानी से बनेगा। क्योंकि ये जब क्लास कर लीजिएगा तो उसके बाद आप कोई भी बुक का क्वेश्चन उठाइएगा वो आसानी से बन जाएगा, बशर्ते इस क्लास का पूरा आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं गोल्जी तंत्र, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। गोल्जी तंत्र, अब इसको गोल्जी काय भी बोला जाता है, गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, तो अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने खोज किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये इसमें एक क्रियात्मक इकाई है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, ये जीवाणु और नीले हरित शैवाल में ये भी अनुपस्थित रहता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ये भी क्या होता है? जीवाणु और नीले हरे शैवाल में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अगर पौधे के बात करें तो पौधे में गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, लेकिन प्लांट ये किसमें? एनिमल में हम इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, लेकिन पौधा में क्या हो जाएगा? डिक्टियोसोम हो जाता है। ठीक है, यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह कोशिका भित्ति और उसके साथ साथ क्या, यानी सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका की प्रोटीन, कोशिका कला के घटक और एवं एंजाइम आदि पदार्थों के उसी रूप में अथवा रूपांतरित करके इसको छटनी करने का काम करता है। यानी ट्रैफिक
पुलिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, छटनी करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये याद कर लीजिएगा, इसके बारे में आप लोग जान गए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, तो लाइसोसोम के बारे में। अब इसको एक और नाम से जाना जा रहा है कि यह विभिन्न थैलियों तथा सूक्ष्म नालिकाओं का समूह बनाता है। ठीक है, समूह में बना देता है। तो यहाँ देखिएगा कि ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी में ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है और ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये ल्यूमेन है और इसी को बोलते हैं सिस्टार्नी, और ये नया बन रहा है जिसको न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने खोज किया था, तो डी डोवे ने। ठीक है, लाइसोसोम का प्रमुख कार्य, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। यानी ये क्या करता है, पाचन डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो यानी अपघटन या पाचन का काम करता है। लाइसोसोम में एकल जीव द्रव्य कला पाई जाती है, जिसमें अगर हम बात करें एक ही लेयर पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि डबल मेम्ब्रेन लेयर किसमें पाया जाता है और सिंगल मेम्ब्रेन लेयर किसमें पाया जाता है, तो लाइसोसोम में होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन लेयर पाया जाता है। और जितने भी तरह तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं वो सारा इसमें पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब जब क्या हो जाएगा कि एंजाइम की क्रियाशीलता पीएच इसकी क्या होती है, अधिक होती है। तो कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम जो होते हैं ये सारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब जब पूरी तरह से ये क्या हो जाता है कि अपने आप को पूरी जब लगेगा कि हाँ सेल इसके डैमेज हो जाए तो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, पानी पी लें, गर्मी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है तारका या सेंट्रोजोम्स इसको बोलते हैं। सेंट्रोजोम की खोज एडवर्ड वान बेडेन ने 1883 में किया, जबकि इसका नामकरण किसने किया था, टी बोबरी, और उसके साथ साथ टी बोबरी ने 1888 में किया था। ठीक है, तारकीय का अंदर का अगर हम बात करें तो दो कण जैसी संरचना दिखा देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। तारकाय मात्र जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी ये कहाँ पाया जाता है, तो सेंट्रियोल जो होता है वो मात्र कहाँ पाया जाता है, जंतु के कोशिका में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सेल वाल जो है वो किसमें पाया जा रहा था, उसके बारे में हम आपको डिफरेंस बताएं। सिर्फ सेंट्रियोल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है वो याद रखिएगा। सेंट्रियोल जो होता है वो जीव में ही पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। ये रहा सेंट्रोजोम्स, ये जो दिख रहा है आपको सेंट्रोजोम, और इसके दो सेंट्रियोल जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, सेंट्रियोल्स है। ठीक है, तारकाय काम क्या करता है, तो सेंट्रियोल जो होता है वो कोशिका विभाजन में भाग लेता है, यानी कोशिका विभाजन का काम करने का कौन करता है, तो वो करता है सेंट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लवक या प्लास्टिड जिसको बोलते हैं। तो लवक की खोज सबसे पहले हैकल नामक वैज्ञानिक ने की। लवक प्राय पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी जितने भी प्लास्टिड होता है वो किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, तो 3 प्रकार के होता है। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा अवर्णी लवक। ठीक है, एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से। हरित लवक का अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अगर हम बात करें तो हरित लवक में पर्णहरण जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो आपको वो चीज नोटिस कर, डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है और उसके साथ साथ जल का जरूरत होता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन, कुछ वाटर भी वहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, किसके में, वाटर वेपर में, जो किसके स्टोमाटा, पत्तियों में एक स्टोमाटा पाया जाता है, स्टोमाटा से निकलता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम हरित लवक को क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट है वर्मी लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो से डायरेक्ट याद रखिएगा, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो वर्मी लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल हो, पीले हो, नारंगी आदि कलर के लिए होगा, रंग के होते हैं। यह पौधों में रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज हो गया, इसमें पाए जाते हैं। जो रंगीन पार्ट होगा वहां पे ये पाया जाएगा। सेवाल में इसको हम बोलते हैं फियोप्लास्ट नामक वर्णी पर जो भूरे रंग को दर्शाता है।
रोडोप्लास्ट जो लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है और पीला रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, ज़ैंथोफिल्स। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और जो टमाटर आप बाजार से जाते हैं खरीदते हैं लाल लाल टमाटर, वो लाइकोपिन की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। उसको कहा लाइकोपिन बढ़ने के कारण क्या होता है, वो लाल दिखाई देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णी लवक जो होता है वो रंगहीन होता है और वो उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णी लवक के मुख्यतः भूमिगत तने और जड़ों में पाया जाता है। जहां पे सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे वहां पे क्या पाया जाता है, अवर्णी लवक पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टार्च उसके साथ साथ तेल और प्रोटीन का क्या करता है, संग्रहण करता है, यानी स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। किसका किसका, स्टार्च का, तेल का, प्रोटीन का संग्राहक जो होता है वो कौन होता है, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हम बात करें तो सर्वप्रथम किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये कोशिका का प्रमुख अंग है जो प्रबंधन का काम करता है, यानी मैनेजमेंट का काम कौन करता है, वो केंद्रक करता है, ठीक है। केंद्रक का महत्वपूर्ण कार्य जीवों के पृथक लक्षण यानी जो पेरेंटल कैरेक्टर है उसको क्या करना है, न्यू जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। जो माता पिता के कैरेक्टर हैं उसको नए जनरेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो केंद्रक करता है। इसके 4 भाग हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन के धागे, ठीक है। केंद्रक केंद्रक द्रव्य का अगर हम बात करें तो केंद्रक द्रव्य कहते हैं जो चारों तरफ क्या होगा, पूरी तरह से घिला हुआ रहता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर पोर है, ये पोर है, यहाँ पे क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जो दिखाई दे रहा है ये इसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोलस है जो सबसे अंदर पाया जाएगा। उसके साथ साथ ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और जो ऊपर से लेयर दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। क्रोमेटिन एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन का मिश्रण से बना होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। केंद्रिका में स्थित गोल भाग को केंद्रिका बोलते हैं, और केंद्रिक के खोज फोटाना ने किया था। किसने, फोटाना ने, और बोमेन ने इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया था। किसने, बोमेन ने इसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लियोलस रखा था। केंद्रिका में आरएनए और डीएनए और प्रोटीन होता है। केंद्रक द्रव्य के धागे नुमा संरचना फैली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन का नाम सबसे पहले किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। एक एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन सारा एक लाइन जो है वो आपके लिए क्वेश्चन का काम करेगा, ठीक है। कोशिका विभाजन में अगर हम बात किया, अवसर पर क्रोमेटिन के धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़कर छोटे मोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल अगर बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल बहुत ही जटिल अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल में पेंटोस शर्करा क्या पाया जाता है, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट और उसके साथ साथ नाइट्रोजन बेस बना होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होता है, पहला डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में केंद्रक के अतिरिक्त क्या, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, यानी केंद्रक के अतिरिक्त और पौधा में कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पौधे में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन यानी जब क्या हो, एक सेल क्या करे कि 2 या 2 से अधिक सेल बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो पेरेंटल कोशिका जो होता है, अगर जिससे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे पेरेंटल सेल्स, और जो डिवाइड होकर जो नया सेल बना उसको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स, ठीक है। यानी जो विभाजित होने वाली कोशिका है उसको हम मातृ कोशिका बोलते हैं, और जो विभाजित होने के बाद विभाजन के बाद बनती है उसको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं या संतति कोशिका बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार का होता है, पहला असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। एक एक करके बात करेंगे। अर्धसूत्री का माइटोसिस का अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो जीवाणु में होगा, कवक में होगा, और कुछ शैवाल और कुछ प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। समसूत्री विभाजन का बात करेंगे तो ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स यानी ये इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल का मतलब बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। तो वहीं कह रहा है केक कटेगा सब में बटेगा, ठीक है, बराबर बराबर बटेगा। तो वहीं कह रहा है समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक
पदार्थ के समान मात्रा प्राप्त होती है, यानी दोनों में क्या होगा, बराबर बराबर मात्रा मिलेगा। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने, वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। कब किए थे, तो 1882 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं हम मियोसिस डिवीजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी मेल फीमेल जनन कोशिका जो होता है वो उसमें ये पाया जाता है, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो फार्मर और मूरे ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। और पृथक कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य के दो संतति की समान रूप से वितरण और कोशिका का द्रव्य विभाजन, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। यानी अगर एक सेल है और ये बराबर बराबर बट गया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये बराबर बराबर बट गया है तो उसको प्रोसेस को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी सेल का विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पादप उत्तक का, प्लांट टिश्यू। अब यहाँ से सेल खत्म हो जाता है, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे पादप उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक में हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए समान तरह के जो कार्य, जो कोशिका होगा, समान तरह के कोशिकाओं के समूह जो होंगे और उनके कार्य जो है वो समान हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो वही कह रहा है कोशिकाओं के वह समूह जिसकी उत्पत्ति एक समान से हुई हो और तथा जो समान रूप से कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, यानी टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब एक और आता है स्पेशल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहला का सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अगर हम बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोइंग रीजन में मिलते हैं, कहाँ मिलेगा, जहां से ग्रो करने वाला पौधा जो होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, ग्रो कहाँ से करता है, तो उन ऊतकों के सभी कोशिकाओं में जीवित पतली कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिकाएं कैसा दिखाई देगा, तो गोल दिखाई देता है, अंडाकार होगा और बहुभुजीय होता है। ठीक है, इनमें जीव द्रव्य संघनन केंद्रक तथा राजधानी छोटी होती है, जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है। ठीक है, कोशिका के बीच अंतराकोशीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यानी दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये विभजोतिक उत्तक है। अगर हम बात करें तो पौधों में प्राप्ति स्थान के आधार पर निम्न तीन वर्ग में बांटा जाता है। पहला एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, ये पौधे में ये तीन भागों में बांटा जाता है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला शीर्षस्त्र एपिकल मेरिस्टेम्स जो कहाँ पाया जाएगा, ऊपर पाया जाएगा, जड़ में या तना में के अग्रभाग में पाया जाएगा, यानी जो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, यानी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है सिरों के पत्तियों के अग्रभाग में पर भी पाए जाते हैं। यह जड़ और तने की लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या वृद्धि करेगा, किसमें, जड़ और तने में। ठीक है, तो ये है एपेक्स, जिसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पार्श्व विभजोतक, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये उत्तक तना और जड़ों के पार्श्व दिशा में हो स्थित होते हैं। इसके विभाजन में केवल रेडियल दिशा होता है और इसके विभाजन में हम द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्राइमरी ग्रोथ हो रही। ये प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था, यहाँ पे ये क्या हो रहा था, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तना के मोटाई और यानी गर्थ बढ़ाने के रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ऊपर वाला का बात करें तो वो किसमें, हाइट में वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, अब आता है अंतर्वेशी, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। यह शीर्षस्त्र और विभजोतक का ही भाग है जो जड़ और तनों के बीच में लंबाई बढ़ाने के लिए, किसका, लंबाई बढ़ाने के कारण अलग अलग हो जाता है और अस्थायी उत्तक के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। यह भाग अस्थायी उत्तकों के बीच में होता है। यह क्रियाशीलता में पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी उत्तक, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। वैसे टिश्यू जिसमें क्या हो जाए फिर दोबारा डिवीजन ना हो उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी कुछ कह रहा है कि उन उत्तकों का निर्माण विभजोतक उत्तक के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप होता है। इनमें पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रुक जाती है। ठीक है,
इनकी कोशिकाएं मृत अथवा जीवित, पतली अथवा मोटी भित्ति वाली होती हैं। अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक और तीसरा विशिष्ट ऊतक। ठीक है, सरल ऊतक का अगर हम बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यू का अगर बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं देखिए थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ पे कह रहा है सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। ये एक ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात सभी कोशिकाएं क्या होगा, सभी कोशिकाएं समांगी होती है, यानी एक होमोजीनियस होता है, एक जैसे दिखने वाले कोशिका होती है, यानी सारे कोशिका जो होता है वो एक दूसरे के जैसा होगा। ठीक है, तो कह रहा है इनके 3 प्रकार होगा, पहला मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और उसके साथ है दृढ़ ऊतक। अब एक एक करके बात करते हैं हम तीनों ऊतक के बारे में। ठीक है, पहला मृदु ऊतक जिसको पेरेन्काइमा बोलते हैं, यह पौधे के जड़, तना और पत्तियों, फूल आदि में प्रमुखता से पाया जाता है। इसका आकार प्रायः समान होता है। ठीक है, इसकी भित्ति में हम क्या पाया जाता है, तो सेल वाल पाया जाता है, पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं प्रायः जीवित होती है और इनमें संघन कोशिका यानी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका का मध्य में बृहद राजधानी होता है जिसको लार्ज वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मृदंक का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, तो भोजन का संचय और स्वांगीकरण करना और उसके साथ दृढ़ता प्रदान करना, रेजिन्स को संचालित करना। और मृदुतक यानी पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उसे हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। जब क्लोरोफिल उपस्थित हो जाएगा तो वैसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और जब क्लोरेन्काइमा होगा तो जब क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थूल कोण जिसको हम लोग कोलेनकाइमा बोलते हैं। कह रहा है इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए, क्लोरेन्काइमा कोलेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है तो एक फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, पौधे के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी कवच जिसको हम एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ठीक निचले कोलेनकाइमा होता है। यह जीवित कोशिका से बना होता है और इसमें अंत तक कोशिकीय स्थान जिसको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। कोशिका का आकार गोल, अंडाकार और बहुपृष्ठीय होता है। मतलब दोनों का अगर हम बात करें तो दोनों क्या होता है, लिविंग सेल से बना हुआ रहता है। लेकिन अब क्या, कोशिकाएं प्राय 2 सिरों की नुकीली होती है। कोशिका की भित्ति अत्यंत मोटे होने के कारण कोशिका नगण्य हो जाती है और निगड़ती कोशिकाओं के बीच सुस्पष्ट मध्य पार्टिकलिका जिसको मिडिल लेमिला होती है। कोशिकाएं पौधे में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होगा, दृढ़ता, रिजिडिटी पैदा करना और कोशिका भित्ति के तिरछे क्षेत्र होते हैं जिसे हम गर्त कहते हैं। ठीक है, और जीव द्रव्य की अनुपस्थिति से कोशिका मृत हो जाती है। कॉर्टेक्स और कठोर बीज और स्क्लेरोइड जो होता है नामक विशेष कोशिका की परत पाई जाती है जो अधिक दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, इन कोशिकाओं के निश्चित आकार नहीं होता है और ये मृत होती है जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा ऊतक और पादप के बाहरी भागों में रक्षी ऊतकों के स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, यानी सीधे याद रखिएगा कि जो रक्षी ऊतक होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस ऊतक होता है, वो क्या होता है, वो डेड सेल से बना हुआ रहता है। लेकिन पेरेन्काइमेटस और कोलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम जटिल ऊतक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका होती है और सब मिलकर क्या कर रहा है, एक इकाई की तरह कार्य करती है। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग 2 भागों में 2 चीजों को पढ़ेंगे, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम के बारे में। कह रहा है कि एक जाइलम क्या है, तो इसलिए जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं इसको। ये क्या कार्य करता है, तो जल और खनिज को जड़ से अवशोषित करके और पत्तियों और अनेक पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भोजन बना हुआ है, जो भोजन पत्तियों द्वारा बनाया गया है, वो क्या करता है, पूरे शरीर पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ठीक है, कह रहा है जाइलम द्वारा निर्मित वार्षिक वलय गिनकर पौधे की आयु की गणना की जाती है। यानी जो रिंग दिखाई देता है उस रिंग को हम गिन के, वार्षिक रिंग जो होता है उसके को गिन के हम क्या कर सकते हैं, उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं, जिसको हम इस निर्धारण की विधि को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। और फ्लोएम का अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है? प्रमुख कार्य पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भाग में स्थानांतरित करना है। यह एक संवहक ऊतक है। यह 4 प्रकार के कोशिकाओं या चालनी अवयव संधि कोशिकाएं और फ्लोएम मृदु और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। ठीक है, ये 4 तरह के कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको चालनी अवयव, संधि कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुत और उसके साथ साथ फ्लोएम तंतु से ये निर्मित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो विशिष्ट ऊतक का, तो स्पेशल टिश्यू कौन कौन सा है? तो इस प्रकार के ऊतक में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे गोंद। कोई देखे होंगे कि पौधे में गोंद आता है। गोंद आता है, क्यों आता है? तो वो उसके साथ साथ रेजिन आता है। रेजिन के साथ कुछ पौधे ऑयल देते हैं, कुछ लेटेक्स देते हैं। तो इन सारे का काम किसके द्वारा होता है? विशिष्ट ऊतक के द्वारा होता है। ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पहला ग्लैंडुलर टिश्यू और दूसरा रक्षावृत्त, जिसको लैक्टिफेरस टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज पॉइंट याद रखिएगा कि प्याज काटते वक्त प्याज के ऊतक को छीलने या काटने या कुचलने से एलिनेज, जिसको एलिनेज बोलते हैं, ये एलिनेज एंजाइम निकलता है। ठीक है, एलिनेज एंजाइम निकलता है, जिसके वजह से आपके आंख में आंसू आ जाता है। जब आप प्याज काटते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है बिना रोए हुए। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें एलिनेज एंजाइम पाया जाता है, जो एलिनेज क्या करता है? आंख में आंसू ला देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको जान गए कि प्याज काटते हैं तो क्यों रोते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जंतु ऊतक का। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग एनिमल टिश्यू बोलते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जंतु ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य रचना और भ्रूणीय उत्पत्ति के समान कोशिकाओं को सुव्यवस्थित, जैसे वहां पे पढ़े थे वैसे ही सुव्यवस्थित या पिंड जैसे सामान्य कार्य करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक कहलाते हैं। इनके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे, औत्की या हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म अगर शारीरिक की बात करें तो माइक्रो एनाटॉमी एक उपशाखा जो होता है वो इसका ब्रांच होता है। ठीक है, अध्ययन के पृथक शाखा के रूप में भौतिकी की स्थापना इटली के वैज्ञानिकों ने मार्सलो ने किया, मार्सलो और मालपिगी ने किया था। ठीक है, इनका नाम है। परंतु हिस्टोलॉजी का नाम किसने दिया था? मेयर ने दिया था। किसने दिया था? मेयर ने दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म याद रखिएगा। टिश्यू शब्द का उपयोग कौन सा किया था? बिकॉट ने किया था। सबसे पहले टिश्यू शब्द का उत्पन्न किसने कहा? किसने था? ऊतक शब्द दिया किसने था? तो वो बिकॉट ने किया था। जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक निम्नलिखित में से श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा संयोजित ऊतक और तीसरा पेशीय ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, और चौथा जो होता है चेता या उसको हम बोलते हैं तंत्रिकीय ऊतक। ठीक है, एक एक करके देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, संयोजित ऊतक क्या है और पेशीय ऊतक क्या है, तो उसके साथ साथ चेता या तंत्रिकीय ऊतक क्या है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि उपकला ऊतक, जिसके बारे में एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूस ने किया था और यूस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये यूस क्या किया? अब कह रहा है कि उपकला ऊतक जंतुओं की बाहरी और भीतरी या स्वतंत्र सतह पर उपस्थित होते हैं। उपकला ऊतक जो हमारे शरीर का जो स्किन दिखाई दे रहा है उस पर क्या उपकला ऊतक, इसमें रुधिर कोशिका का अभाव होता है, यानी इस पे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो उपकला मुख्यतः शरीर के आंतरिक और अंगों या जैसे फेफड़ा, हृदय, वृक्क आदि के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स का काम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो उपकला के भीतर स्थित ऊतकों के कोशिका को चोट से, हानिकारक पदार्थों से तथा अणुओं से बचाने का काम, जीवाणुओं से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, कई नालवंत अंगों जैसे श्वसन नाल हो गया, उसके बाद जनन वाहिनियां हो गया, मूत्र वाहिनी हो गया, ये सलेम्स जिसको म्यूकस जो सिक्रेट करता है या अन्य तरल पदार्थों का संवहन में सहायक होती है। और त्वचा तथा स्वेदांग का उपकला संवेदना ग्रहण करने में कार्य करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था किसका काम? एपिथेलियल टिश्यू का काम। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम दूसरा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम बात करें तो ये पूरे हमारे शरीर में फैला हुआ रहता है, पूरा शरीर में फैला हुआ रहता है। और ये कह रहा है कि शरीर के लगभग 30% भाग जो होता है वो पूरा क्या होता है? वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं संयोजित ऊतक प्रत्येक अंग के भीतर या बाहर के विभिन्न अंगों के बीच में पाए जाते हैं।
संयोजक ऊतक के अंग और इनके विभिन्न ऊतकों में परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कनेक्टिव नाम है इसका। कनेक्टिव से याद रखिएगा कि ये क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तरल संयोजक ऊतक का अगर हम बात करेंगे तो ये रक्त और लसिका जो संवहन के में सहायता देता है, इसमें और भी है, ठीक है। उसके बाद संयोजक ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने तथा रोगों के बचाने के भी कार्य करते हैं, यानी ये जो हमारे शरीर जो होता है उसका टेम्परेचर को नियंत्रित करना और उसमें जो कार्य होगा, कार्य को करने के लिए भी जो रोग से बचाने का काम भी ये करता है, ठीक है। संयोजक ऊतक के अगर हम प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो वास्तविक संयोजक ऊतक जिसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलते हैं, उसके साथ साथ जिसको स्केलेटन टिश्यू बोलेंगे, और लास्ट का जो है वो संवहनी जिसको वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए स्केलेटन टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे इसमें भी वो भी पढ़ेंगे, तो वो डिटेल में उसको पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के संकुचनशीलता जिसको कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। पेशीय ऊतक जो होते हैं वो शरीर के लगभग 40 से 50% भाग में बनाते हैं। वो 30% था कनेक्टिव टिश्यू, ये कितना, ये 40 से 50%, ठीक है। ये हमारे सारे शरीर के लगभग 40 से 50% भाग जो होता है वो किससे होता है, तो पेशीय ऊतक से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम रेखित पेशिया, अरेखित पेशिया तथा हृदय पेशिया बोलते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। तो स्ट्रिप्ड मसल्स कौन सा होता है, नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स कौन सा होता है, और कार्डियक मसल कौन सा है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रिप्ड मसल का अगर हम बात करते हैं, जिसको रेखित पेशिया बोलते हैं, यह जंतु के शरीर में उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। इच्छा अनुसार कार्य करने का मतलब होता है जो आपके स्वेच्छा, जो आपके इच्छा के अनुसार अगर काम कर रहा है, आपके इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, मतलब वो क्या है, आपके इच्छा अनुसार काम कर रहा है, मतलब वो वॉलेंट्री एक्शन है। कौन सा एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है। और वॉलेंट्री एक्शन में पाया जाता है क्या, कौन सा, वो स्ट्रिएटेड मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अतः इन्हें ऐच्छिक पेशिया भी कहते हैं, यानी वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। अधिकांशतः रेखित पेशिया अपने दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी होती है, अतः इन्हें कंकालीय पेशिया यानी स्केलेटन टिश्यू भी बोलते हैं। और दैहिक पेशिया जिसको सोमेटिक मसल्स भी बोला जाता है। सोमेटिक मसल्स एक दूसरे का और किससे कनेक्टेड होता है, तो प्रावस्थ्य पेशिया यानी फेजिक टाइप्स ऑफ मसल्स भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाथ और पैरों की गति तथा शरीर की गतियां एवं गमन इन्हीं पेशियों के द्वारा संभव हो पाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि किस पेशी के द्वारा हम आसानी से, तो रेखित पेशियों के द्वारा हाथ और जो पैर का गति जो कर पाते हैं वो संभव किससे होता है, तो इन्हीं के द्वारा संभव हो पाता है। नेक्स्ट है अरेखित पेशिया, जिसको अनस्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। अरेखित पेशिया में अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पाता है, ठीक है, कि ये ऑन ब्रांच था, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रिप्ड मसल जो था वो ऑन ब्रांच था। कैसा था, ऑन ब्रांच। ऑन ब्रांच का मतलब ये शाखा रहित है, ठीक है। क्या है, ऑन ब्रांच है, मतलब ये शाखा रहित है, यानी शाखा इसमें नहीं होते, शाखाएं नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन स्ट्रिप्ड मसल्स का, ऑन स्ट्रिप्ड, तो ये आरेखित होगा, दीवार की तरह उपस्थित होगा और ये अनैच्छिक रूप से काम करेगा। कैसा काम करेगा, अनैच्छिक रूप से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनैच्छिक रूप से काम करेगा, मतलब ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। हम कहेंगे कि हाँ ये करो तो वो नहीं करेगा, ठीक है। हम कहते हैं हाथ उठाओ तो हाथ उठ जाता है, ठीक है। लेकिन कहिएगा कि हाँ हृदय रुक जाओ तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। कहिएगा छींक मत आओ तो नहीं आएगा, आएगा। ये है हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है ये अरेखित पेशिया में अनैच्छिक पेशिया, जिसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। यानी इनवॉलेंट्री मसल्स वैसे मसल्स होते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम ना करें, ठीक है। इच्छा के अनुसार काम ना करें, इसी को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। आरेखित पेशिया जो स्वतः गति करने वाली पेशियों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं और ये कैसे होते हैं, तो ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं, तो ब्रांच होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैसा दिखाई देगा, हृदय पेशिया, जिसको कार्डियक मसल बोलते हैं। कार्डियक मसल यानी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पाया जाता है, तो हृदय में पाया जाता है। और ये कैसे होंगे, तो अनैच्छिक होगा। हृदय तो रुकता नहीं है, 24 घंटा धड़कता रहता है।
अगर रुक जाए तो आदमी ऊपर चला जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि रचना में ये भी पेशियां रेखित पेशियों के समान होती है, परंतु कार्य आरेखित के पेशियों के भांति होता है। यानी रचना में कैसा दिखाई देगा, तो आरेखित के जैसा, मतलब ये स्ट्रिप्ट होगा, पूरी तरह से स्ट्रिप्ट होगा। लेकिन अनस्ट्रिप्ट के का जैसा कार्य जो होता है वो कैसा होता है, अनस्ट्रिप्ट जैसा होता है, मतलब इनवॉलेंट्री काम करेगा लेकिन दिखेगा कैसा, वॉलेंट्री जैसा, ठीक है। वॉलेंट्री जैसा दिख रहा है लेकिन काम कैसा होगा, इनवॉलेंट्री जैसा, ठीक है। हृदय पेशियां केवल हृदय के दीवारों में पाई जाती है, यानी कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ हार्ट वॉल में ही पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि हृदय में जाने वाली तंत्रिकाओं को काटकर हटा दे तो हृदय भी अपनी निश्चित दर से धड़कता रहेगा। अगर तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से ब्रेन से कनेक्शन भी हटा दिया जाता है हृदय को, तब भी ये क्या करेगा, वो ऐसे ही धड़कते रहेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री मसल से बना हुआ है। इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल होते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, यानी हमारे इच्छा के अनुसार काम करने वाला मसल जो होता है वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाता है, यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे। जैसे हम बोले कि चलना है तो पैर क्या कर, आगे की तरफ पैर बढ़ाएंगे तो आगे की तरफ चलेगा, लेकिन हृदय को ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ रुक जा भाई, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, तुम भी आराम कर लो, उसके बाद फिर काम करेंगे, ठीक है। तो अब वो आराम करने लगेगा तो पता चले आप आराम करने चले गए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे मानव शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशिया का, तो वो ग्लूटियस मैक्सिलस होता है, जो कुला का मांसपेशी होता है, वो सबसे बड़ी मसल्स होता है। और सबसे छोटी मांसपेशी जो होता है वो स्टेपियस होता है। स्टेपियस आपको पता है, कान की हड्डी जो होता है वो स्टेपियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देख लीजिए, तो ये है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में कंकालीय रेखित जो होते हैं ये वाले, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो चिकनी पेशी, जिसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और ये होता है हृदय पेशी, जो जिसमें पूरी तरह से ब्रांच दिखाई दे रहा है, ये होता है हृदय पेशी, ठीक है। इसमें ब्रांच कभी कभी दिखाई देता है कि हाँ ये ब्रांच है, ब्रांच कहीं कहीं मिल भी जाएगा, तो ये आपको दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे रखिएगा कि रेखाएं की जगह दिखाई देता है, एकदम पूरी तरह से रेखांकित होगा। ये चिकना चिकना दिखाई देगा, दोनों साइड से नैरो होगा, पतला बीच में मोटा होगा, ठीक है। अब आते हैं चैता या तंत्रिकीय ऊतक, जिसको तंत्रिकीय ऊतक बोलते हैं। जीवों के ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो कह रहा है जीवों के तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों से बना होता है। तंत्रिकीय तंत्र का कार्य चेता प्रेरणा, जिसको नर्व इंपल्स के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए होता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक अगर कोई इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कर रहा है तो वो किसके द्वारा होता है, तंत्रिकीय ऊतक के द्वारा होता है। प्रेरणा संवहन के विशिष्टीकरण कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहलाती है। क्या उसको बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स तंत्रिकीय ऊतक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कोई पूछेगा कि नर्वस सिस्टम का क्रियात्मक इकाई या रचनात्मक इकाई कौन है, तो वो होता है तंत्रिक न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या होता है, न्यूरॉन्स। वैसे ही जैसे शरीर का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, तो वो है सेल, वैसे ही पूरे तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो वो होता है न्यूरॉन्स। एक एक करके जान लेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट पाया जाता है। तो ये जो दिख रहा है ये आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं। इसमें जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। इन पूरे को हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेल बॉडी है। और इसको हम बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है सिंक के जैसा है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स को कैप्चर करने का काम करता है। यहाँ पे एक्सॉन, और एक्सॉन से ये कनेक्टेड हुआ है जिसको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट बोलते हैं, और यहाँ जो कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन हेलो, ठीक है। ये जो नीला ब्लू कलर का जो ये जो बैगनी कलर का दिख रहा है इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो ये गैप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, क्लियर है। अब आता है ये काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक एंड बॉल, ठीक है। और इसको एक्सॉन टर्मिनल्स भी बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये फिर कनेक्टेड होता है दूसरे न्यूरॉन के हेड से, ठीक है। और दूसरे न्यूरॉन के हेड से कनेक्टेड होगा, और जब कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे एक हार्मोन सीरीज जो होता है जिसको बोलते हैं ACH, एसिटाइलकोलिन हार्मोन, ठीक है। जो एसिटाइलकोलिन हार्मोन जो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है। कैसा काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर
ये दोनों जंक्शन पे क्या एसिटाकोलिन हार्मोन पाया जाता है, जिसको काम क्या होता है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, यानी एक तरह से न्यूरॉन जो होता है, ये हजारों न्यूरॉन जो होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तब कनेक्टेड होगा और ब्रेन तक पहुंचाने का काम इम्पल्स होता है बहुत फास्ट होगा, ठीक है। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है तो वो बहुत तेजी से इसे पहुंचाएगा, ठीक है। यहां तक आपको मिले आज करा दिए, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपको डाइजेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने पार्ट है, जितने जिसमें हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन के साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके साथ साथ एस्केलेटन सिस्टम। इन सारे के बाद आपको नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको तब तक ले मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, अब क्वेश्चन भी अगर साथ में चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।